हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट का लेक्चर 1, जिसमें मैंने आपको क्रिस्टल्स और नॉन क्रिस्टल्स के बीच में डिफरेंसेस बताए थे। आज हम आगे पढ़ते हैं क्रिस्टल की संरचना के बारे में, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, जिसमें हम पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल क्या होती है। तो सबसे पहले देखें हम क्रिस्टल लैटिस क्या है। क्रिस्टल लैटिस का एक सिंपल मतलब होता है कि क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं यानी कंपोनेंट पार्टिकल्स जो हैं वो तीनों दिशाओं में यानी कि ऑल थ्री डायरेक्शंस, तीनों दिशाओं में व्यवस्थित होकर एक जाल का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक या स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल जालक का मतलब होता है किसी क्रिस्टल में अवयवी कण मीन्स कंपोनेंट पार्टिकल्स, अवयवी कण तीनों दिशाओं में, ऑल थ्री डायरेक्शंस, तीनों दिशाओं में नियमित रूप से, है ना, रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं ये, नियमित रूप से व्यवस्थित होकर एक जाल का निर्माण करते हैं, है ना, एक लैटिस बनाते हैं, जाल का निर्माण करते हैं और उसी लैटिस को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। मतलब कुछ इस तरह से ये होता है स्पेस लैटिस, जैसे ये अवयवी कण हैं और ये अवयवी कण एक रेगुलर अरेंजमेंट में है, एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में है। आप देखिए इनको, है ना, एकदम रेगुलरली अरेंज्ड है ये, और इस तरह से ये रेगुलरली अरेंज तीनों डायरेक्शंस में होते हैं। मतलब बैक साइड भी इस तरह से इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा और सारे के सारे कण जो हैं वो नियमित रूप से व्यवस्थित होकर एक जाल बनाएंगे, है ना। अगर अपन देखें तो इस तरह से एक जाल बनेगा पूरी सभी डायरेक्शंस के अंदर, तीनों दिशाओं में। तो उस जाल को ही हम क्या बोलते हैं? उस जाल को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस या उसे बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। कुछ इस तरह का जाल बनता है। क्लियर? अब जो ये स्पेस लैटिस या क्रिस्टल जालक है, ध्यान से सुनना, सीधा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका की परिभाषा लिखिए। तो यूनिट सेल क्या होती है? ये जो क्रिस्टल जालक है ना, इस क्रिस्टल जालक की एक छोटी से छोटी इकाई, इस जालक की एक स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी इकाई, जिसे अगर हम पुनरावर्तित करते जाएं, रिपीट करते जाएं, तो आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस प्राप्त हो जाएगा। एक छोटी से छोटी, जैसे मान लीजिए मैं यहां से अगर मैं इस सेगमेंट को आपको अलग करके बताऊं तो ये सेगमेंट कुछ आपको ऐसा दिखेगा, एक क्यूबिक यूनिट सेल है, एक घनीय मात्रक कोष्टिका है, ये कुछ हमें इस तरह से ये दिखेगा, है ना। अगर मैं इस क्यूब को बार बार रिपीट करता जाऊं, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, अगर इनको रिपीट करते जाएंगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। इस छोटी सी यूनिट को हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की एक सिंपल डेफिनेशन हो गई, किसी भी क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई, ठीक है, छोटी से छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी से छोटी इकाई जिसे पुनरावर्तित करने पर संपूर्ण यानी कि पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाए, पूरा क्रिस्टल जालक बन जाए, प्राप्त हो जाए, उसे हम कहते हैं मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका, यूनिट सेल। मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका कहलाती है। तो एकक कोष्टिका या यूनिट सेल वास्तव में क्या है? ये किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चरल यूनिट है, संरचनात्मक इकाई है किसी भी क्रिस्टल की, जिसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। इज दैट क्लियर? एक नॉर्मल जो यूनिट सेल है वो आपको कैसा दिखेगा और उसकी फीचर्स क्या है, तो बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। एक जो यूनिट सेल है वो कुछ इस तरह से होती है। एक यूनिट सेल में 3 तो होती है एक्सिस और 3 होते हैं एंगल्स, 3 होती है अक्षे और 3 होते हैं कोण।
देखिएगा ध्यान से इसको, ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है, घनीय मात्रक कोशिका है। इसमें 3 एक्सिस हैं, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की लेंथ है ए, वाई एक्सिस की है बी और जेड एक्सिस की लेंथ है सी। और इनके सामने 3 एंगल्स हैं। ए एक्सिस जो है या एक्स एक्सिस के सामने वाला जो एंगल है उसे हम बोलते हैं अल्फा, है ना। वाई एक्सिस के सामने वाला जो एंगल है उसे हम बोलते हैं बीटा, और जेड एक्सिस के सामने जो एंगल है उसे हम बोलते हैं गामा। तो एक यूनिट सेल में 3 कोण होते हैं और 3 अक्षें होती है, 3 एक्सिस एंड 3 एंगल। टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स होते हैं। सो एक जो यूनिट सेल या मात्रक कोशिका है उसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं। 6 पैरामीटर्स में क्या होते हैं, 3 तो होती है एक्सिस यानी कि अक्ष, और 3 होते हैं एंगल, एंगल यानी कि कोण। एक्सिस को हम डिनोट करते हैं ए बी सी से, ए बी और सी, और एंगल्स को हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा और गामा से, अल्फा बीटा गामा। टोटल 6 पैरामीटर्स है, इसलिए यूनिट सेल जो है एक्चुअल में 3D की जगह पे क्या होती है, 6D होती है। इट इज 6D रिप्रेजेंटेशन, इसको 6D भी बोलते हैं यूनिट सेल को। क्लियर। अब जो यूनिट सेल की ये एक्सिस और एंगल्स हैं, इनके बेसिस पे 7 तरह की मात्रक कोशिकाएं होती है, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूं जो यूनिट सेल है उनके टाइप्स कितने होते हैं। तो ध्यान से देखना बोर्ड पे, यहां से आपको एग्जाम में सवाल मिलेगा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल यानी कि मात्रक कोशिका के प्रकार। और मात्रक कोशिका मेनली 2 तरह की होती है, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक यूनिट सेल होती है जिसे हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, सरल मात्रक कोशिका या एकक कोशिका, सरल या सिंपल यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट में SCC भी लिखते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या सिंपल यूनिट सेल। और एक होती है सेंटर्ड, सेंटर्ड को हम बोलते हैं केंद्रित मात्रक कोशिका, केंद्रित मात्रक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सिंपल यूनिट सेल क्या होती है, एक ऐसी यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पर होते हैं, कोनों पर होते हैं। जैसे ये एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में अगर पार्टिकल्स जिससे वो यूनिट सेल बनी है, अगर वो पार्टिकल्स केवल कोनों पर अरेंज्ड है, हम जानते हैं भाई कि एक क्यूब में कितने कोने होते हैं, एक क्यूब में 8 कोने होते हैं। अगर एटम्स इन कॉर्नर्स पर ही अरेंज्ड हो और कहीं नहीं हो, केवल कोनों पर व्यवस्था हो परमाणुओं की या अवयवी कणों की, कुछ इस तरह से, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। मींस सिंपल लाइन में हम लिख सकते हैं ओनली एट कॉर्नर्स, ठीक है। कंपोनेंट पार्टिकल्स आर ओनली एट दी कॉर्नर्स, केवल कॉर्नर्स पे एटम हो तो सिंपल यूनिट सेल। सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्नर्स पे तो होगा ही, एटम कॉर्नर पर तो होगा ही, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ कहीं और भी अरेंज होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एटम्स जो है वो कॉर्नर्स के साथ कहीं और, कॉर्नर्स के साथ कहीं और भी व्यवस्थित होगा। कौन, कंपोनेंट पार्टिकल, ठीक है। अवयवी कण कॉर्नर पर होगा और उसके साथ में कोई और जगह पर भी होगा, तो उसे बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित मात्रक कोशिका। और ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप की होती है, मैं आपको यहां बताता हूं, आगे देखिए। एक जो सेंटर्ड यूनिट सेल है उस 3 तरह की होती है, जिसमें एटम्स कॉर्नर पर तो होगा लेकिन कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पे हो सकता है, ठीक है, या कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में हो सकता है, या कॉर्नर्स के अलावा कोई 2 ऑपोजिट फेस के सेंटर पे हो सकता है। इसका मतलब जो सेंटर्ड यूनिट सेल है, केंद्रित मात्रक कोशिका जो होती है वो 3 तरह की होती है। केंद्रित मात्रक कोशिका, ध्यान से देखिएगा, कंसेप्चुअल बातें हैं, सारी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी। जो सेंटर्ड यूनिट सेल है ये 3 तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल,
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सिंपल हिंदी में हम कह सकते हैं फलक केंद्रित मात्रक कोशिका, फेस सेंटर्ड। एक होती है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर। और एक होती है जिसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो है इसे बोलते हैं हम हिंदी में अंत केंद्रित। अंत मीन्स जो एंड्स होते हैं, अंत केंद्रित मात्रक कोशिका। क्लियर? तो वापस से देखिए, यूनिट सेल दो तरह की होती है, सिंपल और सेंटर्ड। सिंपल का मतलब एटम्स ओनली एट कॉर्नर, और सेंटर्ड का मतलब एटम्स एट द कॉर्नर एज वेल एज सम अदर प्लेस ऑल्सो, कोई दूसरी जगह पर भी होगा, जैसे फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब यह होता है जिसमें कंपोनेंट पार्टिकल्स यानी कि जो अवयवी कण हैं वो कॉर्नर्स पर तो होंगे, साथ में फलक के केंद्र पर भी होंगे। जैसे ये कॉर्नर्स पर एटम्स हैं, 8 परमाणु होते हैं क्योंकि 8 कोने होते हैं, ये कॉर्नर्स पर एटम है। इस कॉर्नर एटम के साथ साथ ये फेस है, फेस मीन्स फलक, और एक क्यूब में 6 फलकें होती है। आप अपने रूम को देख लीजिए, जहां आप बैठे उस रूम में 6 दीवारें होगी, तो वो एक रूम एक तरह से क्यूब मानकर आप इसको पढ़िए, सॉलिड स्टेट को बहुत इजीली समझ में आएगा, है ना। तो ये मान लीजिए 6 फेसेस हैं, और हर फेस के सेंटर में एक एक एटम या एक एक अवयवी कण जो है वो व्यवस्थित होगा, तो उसे हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका। काय केंद्रित का मतलब होता है एटम्स और द पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर, मतलब कोनों पर तो होंगे ही एटम्स, जैसे यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पर तो होंगे ही, उस कॉर्नर के साथ साथ कहां पर होंगे, सेंटर ऑफ द बॉडी के सेंटर में, है ना। कुछ इस तरह से होगा अरेंजमेंट, देखिएगा, ये है कॉर्नर एटम्स, तो एटम्स एट द कॉर्नर एज वेल एज एटम इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। जो क्यूब है उस क्यूब के बीचों बीच में, जैसे आपका रूम है, उस रूम के बीचों बीच में एक फैन लगा हुआ है, पंखा, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो हम क्या कहेंगे, काय केंद्रित, यानी कि बॉडी सेंटर में लगा हुआ है। क्लियर? एंड सेंटर्ड का मतलब समझना क्या होता है। एंड सेंटर्ड का मतलब होता है ऐसी यूनिट सेल जिसमें कंपोनेंट पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, है ना। कॉर्नर्स तो आपको छोड़ने ही नहीं है, कॉर्नर्स पर एटम्स होंगे। अब उसके बाद में एंड्स क्या होते हैं, देखो एंड्स का एक सिंपल मतलब होता है भाई जहां जो चीज खत्म हो जाए और नई चीज चालू हो जाए उसे अपन क्या कहते हैं, एंड, है ना। जैसे आपका रूम है और आपका रूम जहां खत्म होता है और पास वाला रूम जहां चालू होता है, वो जो दीवार है वो क्या है, एंड, है ना। तो एक जो रूम है उसके आमने और सामने वाली दीवार क्या होती है, एंड्स होती है, जहां से आप नया रूम खड़ा कर सकते हो पास में, है ना। तो रूम के इस तरफ आप रूम बना सकते हो, या रूम के इस तरफ रूम बना सकते हो, ऑपोजिट फेस हो गई दोनों, या रूम के इस तरफ या रूम के इस तरफ अपन एक और रूम बना सकते हैं। वी कैन से एंड सेंटर्ड का मतलब होता है एटम्स एट एनी 2 ऑपोजिट फेस सेंटर्ड, कोई भी 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर होगा। इसमें और इसमें फर्क है, देखिए आप, इसमें तो क्या है सारी फलक के सेंटर पे होगा, और इसमें केवल ऑपोजिट फेस के सेंटर पे होगा। क्लियर? यानी कि फेस सेंटर का मतलब हो गया कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द फेस, यानी कि फेस सेंटर। यहां बॉडी सेंटर का मतलब हो गया कॉर्नर पर एटम होगा, कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ बॉडी, क्यूब के बीचों बीच में भी एक एटम होगा। और एंड सेंटर्ड का मतलब हो गया कॉर्नर पर एटम होगा, कॉर्नर्स प्लस एनी 2 ऑपोजिट फेस, एनी 2 ऑपोजिट फेस सेंटर, ऑपोजिट फेस सेंटर। किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर अगर परमाणु हो तो उसे हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो इस तरह से यूनिट सेल को, कौन सी यूनिट सेल है ये, क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब, है ना। क्यूब जिसकी सारी फेसेस की लंबाई समान होती है, सभी फलकों की लंबाई समान हो,
कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्यूब बोलते हैं। और ये क्यूबिक यूनिट सेल दो प्रकार की है, सिंपल और सेंटर्ड। सिंपल में एक ही होता है, केवल कॉर्नर्स पे एटम हो, और सेंटर्ड में 3 केस होते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड। इज दैट क्लियर? अब देखो, एक यूनिट जो सेल है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अगर आप ये फीचर्स याद रख लेते हो, आई गारंटीड यू आपको कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, है ना। बोर्ड एग्जाम में भी आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा जो मैं अभी बताऊंगा इसके आगे। तो ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं आपको यूनिट सेल के फीचर्स, है ना, कि एक यूनिट सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। इस पैराग्राफ को आप अच्छी तरह से याद रखना। फीचर्स ऑफ यूनिट सेल, और वी कैन से मात्रक कोष्टिका के अभिलाक्षणिक गुण। मात्रक कोष्टिका के अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अभिलाक्षणिक गुण, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एक यूनिट सेल में। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं पहले से। सबसे पहला पॉइंट, एक यूनिट सेल में कॉर्नर्स कितने होते हैं। सो नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कॉर्नर्स हिंदी में कहते हैं किसको, कोनों को। तो कोनों की संख्या कितनी होती है, वी ऑल नो दैट 8 कॉर्नर्स होते हैं, करेक्ट। एक यूनिट सेल में फेसेस कितनी होती है, फलक कितनी होती है। तो नंबर ऑफ फेस, फेस का मतलब है फलक, फलक की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 6 फेसेस होती है ना, जैसे हमने रूम की 6 दीवारें हैं। तीसरी बात, एक यूनिट सेल के अंदर किनारे कितने होते हैं। तो पहले किनारे समझो। किनारे का मतलब होता है 2 कोनों को, है ना, 2 फेसेस के कोनों को मिलाने वाली लाइन। जैसे ये है, ये कोने का एटम, ये कोने का एटम, और ये जो लाइन इसको मिला रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं किनारा। किनारा मीन्स एज। तो नंबर ऑफ एज कितने होंगे, किनारों की संख्या कितनी होगी। तो किनारे आप गिन लीजिए, आपके रूम में आपको दिख जाएंगे 12 किनारे होंगे। आप इस यूनिट सेल को देख के खुद ही बता दीजिए 12 है। देखो, एक फलक पे 4 है, दूसरी फलक सामने वाली पर भी 4 है, और 2 इधर है और 2 इधर है, मतलब कि टोटल 12 किनारे होते हैं एक क्यूब के अंदर। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, फलक विकर्ण की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स, नंबर ऑफ फेस डायगोनल। फेस डायगोनल का मतलब होता है फलक विकर्ण, फलक विकर्ण। और आप देखिएगा फलक विकर्ण की जो संख्या है वो कितनी होगी, टोटल 12। 12 फलक विकर्ण होंगे। आप खुद काउंट कर लीजिए एक बार। एक यूनिट सेल देखिए और उसकी एक फेस के ऊपर कितने फलक आप बना सकते हो, सोचिए। तो हम कहेंगे सर हम एक फेस के ऊपर 2 फलक जो है, फेस के ऊपर 2 फेस डायगोनल्स बना सकते हैं। बना सकते हैं ना आप, बना के देखिए एक बार। जैसे मेरे पास ये फलक है, कोई भी ले लीजिए, ये फलक है मेरे पास, तो मैं इसके पास 2 डायगोनल्स बना सकता हूं, एक ये और एक ये, करेक्ट। मतलब एक फेस के ऊपर 2 विकर्ण बन सकते हैं। तो आपके पास टोटल कितनी फेस हैं, आपके पास टोटल फेस हैं 6। तो 6 फेस के ऊपर कितने डायगोनल्स बनेंगे, तो 6 फेस के ऊपर कितने डायगोनल्स बनेंगे, 12 डायगोनल्स बनेंगे, है ना, 12 विकर्ण बनेंगे, जिसे हम फलक विकर्ण कहते हैं। क्लियर। एक पॉइंट और, पॉइंट नंबर 5, काय विकर्ण की संख्या, यानी कि बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं, बॉडी डायगोनल्स, बॉडी डायगोनल्स का नंबर, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स। बॉडी डायगोनल का मतलब होता है क्यूब में, जैसे ये क्यूब है, इसके बीच में से निकलता हुआ विकर्ण। आपके रूम के अंदर एक कोने से निकलता हुआ विकर्ण जो नीचे दूसरे कोने पे जाके मिले, है ना, ऐसे विकर्ण आप 4 बना सकते हो। मैं इनकी बात कर रहा हूं। जैसे ये कोने का परमाणु है, ये कोने का परमाणु ऑपोजिट है, और ये एक क्या है, डायगोनल है, बीच में से निकलता हुआ। ये तो था एक ही फलक पर, जैसे ये बोर्ड है, ये फलक है, तो मैं इस पर 2 विकर्ण बना सकता हूं, एक और एक, 2। ये तो हो गया फलक विकर्ण। काय विकर्ण का मतलब होता है इस बोर्ड से एक वहां से एटम निकलेगा, यानी एक विकर्ण निकलेगा जो दूसरी ओर जाकर किनारे पे जाकर जुड़ेगा। ऐसे आप 4 विकर्ण बना सकते हो। सो बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का मतलब होता है काय विकर्ण। तो एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल्स होंगे, ध्यान रखना, एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। 4 बॉडी डायगोनल्स बना सकते हो आप।
क्लियर? और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6, फेस डायगोनल की लेंथ, फेस डायगोनल यानी कि फलक विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा, एक क्यूब में फेस डायगोनल फलक विकर्ण जो है ये फेस डायगोनल है और इसकी आपको लेंथ पता करनी है। आप इजीली कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये फेस है और ये आपको डायगोनल की लेंथ बतानी है, ये कितनी होगी, है ना? और ये है किनारे की लेंथ कितनी है? ए और ए। तो अगर किनारे की दोनों की लेंथ ए और ए है, लंब हो गया, आधार हो गया, और आपको हाइपोटेनियस यानी कर्ण निकालना है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? √2a। सही है? बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये आ जाएगा √2a। मेरे कहने का मतलब है फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? डायरेक्ट याद रखना, √2a के बराबर होती है। और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? बॉडी डायगोनल की लंबाई, काय विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? तो बॉडी डायगोनल की लेंथ ध्यान रखना, ये होती है √3a के बराबर। फेस डायगोनल √2a और बॉडी डायगोनल √3a, ये भी आप निकाल सकते हो बाय द पाइथागोरस थ्योरम। यहां से हम निकाल सकते हैं ये लेंथ कितनी होगी, ये कितना होगा। तो इसके लिए भी हमने एक जो है ट्राइंगल बना दिया, ये ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है, 90 डिग्री एंगल का एक त्रिभुज बना दिया, ट्राइंगल। और अब आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो कि भाई ये जो है ये है √2a और ये है a, करेक्ट? ये है √2a यानी फेस डायगोनल और ये है लेंथ या किनारा a। तो अब आप इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? √3a। तो ये बातें दिमाग में रखनी है पहले से, क्लियर? और बात बताता हूं, पॉइंट नंबर 8, यहां से आपको सारे पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, ध्यान से सुनना। एक कोने के परमाणु का योगदान, कोने के परमाणु का योगदान, दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड एटम, सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम। ये जो कोने का एटम है ये, ठीक है, ये जो कॉर्नर एटम है ये, इस कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन, योगदान इस मात्रक कोष्टिका में कितना होगा? आप कहेंगे सर ये तो कोने पे है तो पूरा इसी का ही तो होगा। नहीं, ये इसका नहीं है ना, इसका केवल थोड़ा सा पार्ट इसमें आएगा, बाकी वाला पार्ट दूसरी यूनिट सेल में जाएगा। और वो कितनी यूनिट सेल में जाएगा? तो आप एक बार खुद रूम में बैठ के एक बार खुद कंसीडर करो कि आपके रूम का जो एक कोना है, उस कोने के ऊपर आप कितने रूम बना सकते हो। तो आप देखोगे कि आप 8 रूम बना सकते हो जिसमें वो कोना आएगा। आपके रूम का एक कोना जो है वो 8, ये जो कोना है ये, इस कोने के ऊपर आप 8 रूम बना सकते हो। उसमें से एक रूम ये है, इसके पास में एक रूम बनेगा 2, इसके ऊपर बनेगा 3, इसके ऊपर बनेगा 4, फिर 4 रूम इसके सामने भी बनेंगे ऐसे। तो टोटल 4 और 4 8 रूम में ये आएगा। इसका मतलब हर रूम को इस कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? 1/8 पार्ट। मतलब जो कॉर्नर का एटम है वो पूरा इसका नहीं है, इसका केवल 1/8 पार्ट इसमें आएगा। सो हमेशा ध्यान रखना, कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 पार्ट टू दी यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में केवल उसका 1/8 पार्ट ही आएगा। पॉइंट नंबर 9, अब सोचिए फेस सेंटर्ड यानी कि फलक केंद्रित परमाणु का योगदान कितना होगा? तो फलक केंद्रित परमाणु का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड एटम, इस फेस सेंटर्ड एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? एक बार कंसीडर करते हैं। यहां देखिए ये फेस सेंटर्ड एटम है। आप सोचिए कि इस एटम को मैं अगर कंसीडर करूं तो इसके ऊपर मैं कितनी यूनिट सेल बना सकता हूं? इसके ऊपर एक और यूनिट सेल बनेगी इसके आगे से, है ना। ये जैसे ये आप समझ लो ये फेस सेंटर्ड है ना, ये फेस सेंटर्ड एटम, ये फेस सेंटर्ड एटम है। तो आधा इस यूनिट सेल में होगा, आधा उस यूनिट सेल में होगा। तो एक यूनिट सेल को इसका कितना पार्ट मिलेगा? आधा पार्ट ही मिलेगा, करेक्ट। तो हम कहेंगे कि फलक केंद्रित परमाणु का योगदान कितना होगा? 1/2 पार्ट टू दी ईच यूनिट सेल। हर यूनिट सेल में इसका आधा परमाणु जाएगा, आधा परमाणु दूसरी यूनिट सेल में जाएगा। अब देखो किनारे वाले परमाणु का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? पॉइंट नंबर 10, ठीक है। किनारे के परमाणु का योगदान, किनारे के परमाणु का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ
एज सेंटर्ड एटम, ये एज सेंटर्ड है, ये एज है किनारा, और यहां कोई एटम है, यहां पे मान लीजिए ऐसे, देखिए ध्यान से इस डायग्राम को, ये एज है और यहां कोई एटम है, एज सेंटर्ड एटम। आप सोचिए इस एज को, इस किनारे को अगर आप कंसीडर करें तो कितने रूम बना सकते हो जिसमें ये किनारा आना जरूरी है। तो देखो आप क्या करेंगे, एक रूम इसके पास बनाएंगे, उसमें ये किनारा आएगा, है ना, और जो दो ये रूम्स बने उनके ऊपर दो रूम्स और आ जाएंगे, उसमें ये किनारा आएगा, यानी इसके ऊपर मैं एक और यूनिट सेल लगाऊंगा तो ये किनारा आएगा, और इसके पास वाली पे भी एक और यूनिट सेल ऊपर लगाऊंगा तब भी ये किनारा आएगा। मतलब ये जो किनारा है उसके ऊपर आप 4 रूम बना सकते हो। आप अपने रूम को एक बार कंसीडर करके देखो कि रूम का जो एक किनारा है, एक लंबाई लेंथ है किनारा, वो कितने रूम में जाएगा, तो वो 4 रूम में जाएगा। मतलब हर रूम को उसका कितना पार्ट मिलेगा, ओनली 1/4 पार्ट, है ना, हर यूनिट सेल को उसका 1/4 पार्ट ही मिल पाएगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 1/4 पार्ट टू द ईच यूनिट सेल। पॉइंट नंबर 11, अगर बॉडी सेंटर्ड एटम है, बॉडी सेंटर्ड मीन्स काय केंद्रित, अगर परमाणु कैसा है, काय केंद्रित परमाणु है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बॉडी सेंटर्ड का। अब बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या, एक क्यूब के अंदर ही एटम है, ये रहा, अब ये एटम पूरा इस क्यूब के अंदर ही है, तो किसी भी दूसरे क्यूब में ये नहीं जाएगा, और अगर किसी भी दूसरे क्यूब में नहीं गया, उसी क्यूब का पार्ट है, तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन उसी यूनिट सेल को मिलेगा। दैट मींस कंप्लीट 1 पार्ट, पूरा कंट्रीब्यूशन उसी यूनिट सेल में जाएगा। तो बॉडी सेंटर्ड कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हमेशा 1 पार्ट, यानी कि पूरा एटम उसी यूनिट सेल में गिना जाएगा। इज दैट क्लियर? ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं अगर आपको एक अच्छे लेवल से पढ़ना है, नीट या जेई लेवल से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको ये सारी बातें दिमाग में रखनी है, क्योंकि अब मैं इसके ऊपर कैसे सवाल पूछे जाते हैं यूनिट सेल के ऊपर वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो देखिए, जो मैंने अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, यानी कि अभिलाक्षणिक गुण बताए, उसके ऊपर कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल्स, यानी कि क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां लिखे हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। आइए हम सॉल्व करते हैं और मैं आपको सिखाता हूं कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं आपको। देखिए, सबसे पहले बोर्ड पे आपको एक सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, कि क्रिस्टल एक्स और वाई दो एटम्स से बना हुआ है। एक्स एटम्स हैं कॉर्नर पर और वाई एटम्स हैं फेस सेंटर्ड पर, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल? एक्स कहां है, कोनों पर, और y कहां है, फेस सेंटर्ड पर, फलक केंद्र पर, तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा? आपको इसको ऐसे करना है, देखिए आपको एटम्स का रेशियो निकालना है x और y का, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं x कहां है, x है कोनों पर, तो वी नो दैट कोने का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, और टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं 8 होते हैं, सो 1/8 इंटू 8। सिमिलरली y एटम्स कहां पे है, फेस सेंटर्ड पे है, फलक केंद्र पर है, तो y अगर फलक केंद्र पर है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, है ना, उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 होता है योगदान, और टोटल फेस कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 1/2 इंटू 6। ये जो रेशियो आएगा, ये रेशियो आ गया आपके पास 1:3, 1:3, 1:3। यही इस क्रिस्टल का फॉर्मूला होगा x1 एंड y3, सो द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल इज XY3। क्लियर? इस तरह से आपको ये रेशियो, हर एक में ये रेशियो निकालना है कि कितना आएगा, वही उस क्रिस्टल का फॉर्मूला बनेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, क्रिस्टल है जो A और B से मिलके बनाए। A है फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, फलक केंद्र पर भी है और काय केंद्र पर भी है, और B जो है वो कॉर्नर पर है और एज सेंटर्ड है, यानी कोनों पर है और किनारों के केंद्र पर है। तो अब इसका जो है सूत्र हमें बनाना है, तो A और B का रेशियो बनाना है, A रेशियो B। A कहां पर है, फेस सेंटर्ड, सो 1/2 इंटू 6 प्लस कहां पर है, बॉडी सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, सो A टोटल हो गए 1/2 इंटू 6 एंड बॉडी सेंटर्ड का 1। सिमिलरली B का है कॉर्नर्स पर, तो कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 प्लस एच सेंटर्ड 1/4 इंटू 12। किनारे का मैंने अभी आपको बताया था, है ना, किनारे के केंद्र के परमाणु का योगदान कितना होता है 1/4। ये आप नंबर काउंट कर लीजिए कितना आएगा, दिस इज दी 3 and 1
4 and this one is also 4. 4:4 यानी 1:1. So the formula of crystal is AB. 4:4 आएगा, कैंसिल आउट हो गया, 1:1 बचेगा, और 1:1 का मतलब हो गया A1 B1. सो फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल इज AB. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, है ना, ये जेई में भी पूछा हुआ सवाल है. कॉर्नर्स पे है, अल्टरनेट फेस सेंटर पर है Y. अल्टरनेट फेस सेंटर पर है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखो आंसर अपन कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको अनुपात निकालना है x का और y का. x कहां पर है? कॉर्नर्स पर, सो 1/8 इंटू 8. अब y एटम्स कहां है? ऑल्टरनेट फेस सेंटर, सारी फेस सेंटर पे नहीं है, एकांतर फलक केंद्र पर है, एक छोड़कर एक. तो ये याद रखना, ये ध्यान रखना कि एक क्यूब में 6 फलकें होती है लेकिन ऑल्टरनेट 2 ही होती है. एकांतर मतलब एक छोड़ के एक, अगर आप काउंट करो आपके रूम की दीवारों को, एक छोड़ के एक, तो आप 2 ही जो है अल्टरनेट काउंट कर पाओगे. मेरे कहने का मतलब है कंट्रीब्यूशन तो क्या होगा, फेस सेंटर्ड है तो 1/2, लेकिन टोटल अल्टरनेट फेस कितनी होती है? 2 ही अल्टरनेट होती हैं, बाकी फेसेस अल्टरनेट फेसेस नहीं होती है. तो एक क्यूब में 2 अल्टरनेट फेस होगी. द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल इज 1:1. क्लियर? 1:1 और 1:1 तो क्रिस्टल का सूत्र हो गया XY. क्लियर? तो ये जरूर ध्यान रखना, अल्टरनेट फेस 3 नहीं होती है. काफी स्टूडेंट यहां गलत कर देते हैं कि सर 6 फेस होती है, 6 फलक होती है, तो एक छोड़ के एक तो 3 होगी ना. 3 नहीं होगी, आप काउंट करना. क्यूब में सारी फलकें एक के बाद एक नहीं है ना, आमने सामने भी फेसेस हैं, तो इसलिए हम जब अल्टरनेट काउंट करेंगे तो वो 2 ही अल्टरनेट आएगी, फॉर्मूला बनेगा XY. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. कॉर्नर्स पर है, फेस सेंटर पर है. ध्यान से देखना, कॉर्नर फेस सेंटर पर, और नीचे लिखा है कि अगर एक एक्सिस यानी अक्ष के सापेक्ष फलक केंद्रित परमाणुओं को हटा लिया जाए तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा. दैट मींस एक जो एक्सिस है ना, उसके फेसेस जो हैं उनके सेंटर एटम को हटा दो, तो अब क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या बनेगा. वैसे ही करेंगे हम x और y. x कहां है? कॉर्नर पर, सो 1/8 इंटू 8. नाउ y कहां है? y एटम से फेस सेंटर पर, सो 1/2 इंटू. नाउ अब आपका यहां से जो है कंसेप्चुअल लॉजिक जो है वो यहां से उसके अंदर आएगा क्वेश्चन में कि एक अक्ष के सापेक्ष फलक केंद्रित. तो आप देखिए एक क्यूब के अंदर कितनी फलकें होती है? एक क्यूब में टोटल 6 फलकें होती है, तो हर और एक्सिस कितनी होती है? 3 एक्सिस 6 फलकें. इसका मतलब हर एक्सिस पे कितनी फलकें खड़ी है? 2, है ना. 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो हर एक्सिस पे 2 फेसेस हैं. ये कह रहा है एक एक्सिस के फेस सेंटर को हटा दिया, इसका मतलब 2 फेसेस के सेंटर एटम को हटा दिया. तो 2 के फलक केंद्र को हटा दिया तो पीछे कितने बचे? 4 ही बचे. दैट मीन्स 1/2 इंटू 4. तो फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल इज 1:2, दैट इज इक्वल टू XY2. क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा? XY2. तो ध्यान रखना, एक फेस के ऊपर 2 फेस सेंटर एटम्स होते हैं, सो 2 फेस सेंटर एटम्स को हटा दिया तो पीछे बचा उसके पास 4 फेस सेंटर. 4 फेस सेंटर से बन गया X1Y2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5. कॉर्नर है, फेस सेंटर है, ठीक है. अब आगे क्या बोल रहा है? अगर एक Z परमाणु मतलब Z एटम Y एटम को रिप्लेस कर दे तो क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान से सुनना इसको. X है, Y है और एक नया एटम आ गया Z. X एटम्स कहां हैं? कॉर्नर्स पर है, सो इनमें कुछ चेंज आया नहीं, 1/8 इंटू 8. Y एटम्स कहां हैं? फेस सेंटर पर है, सो 1/2 इंटू 6. ये पहले की कंडीशन. अब वो कह रहा है कि एक Y को हटा दिया, दैट मीन्स Y एटम 6 की जगह क्या हो गए? 5 हो गए, और उस Y की जगह पे कौन आया? Z. इसका मतलब Z की पोजीशन भी क्या है? फेस सेंटर. क्योंकि Y की जगह पे आया तो Y की पोजीशन फेस सेंटर थी, तो Z की भी फेस सेंटर ही होगी. और नंबर कितना उसका? नंबर उसका 1 ही है, एक को रिप्लेस किया है, तो 1/2 इंटू 1. नाउ फॉर्मूला क्या बना? दैट इज 1, दैट इज 5/2 एंड 1/2, है ना. अब इसको, ये तो क्या है? फ्रैक्शंस में है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 2 से. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटीजर नंबर्स में आ जाएंगे, है ना. 2 से इसको पूर्णांक हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 2 raised to 5
3:1। क्लियर? इसको 2 से कंप्लीट है ना, ये 1:5/2:1/2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2, 5 and 1। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला क्या बना, x2 y5 z1, x2 y5 और z1। तो ये रिप्लेसमेंट का जब भी मान लो यहां x को रिप्लेस करता अगर z, तो फिर z होता 1/8 × 1 और ये हो जाते 8 की जगह 7। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन लास्ट में आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, एक यूनिट सेल बना के दे दी, डिफरेंट पोजीशंस दे दी एटम्स की, और आपको पूछ लिया कि इस यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने हैं। तो देखो पहले सब एटम्स की पोजीशंस देखो आप, सबसे पहले कॉर्नर उठाओ, कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 और 4 कॉर्नर्स हैं, दैट मीन्स 1/8 × 4 प्लस 4 कॉर्नर से तो 1/8 × 4 हो गया। अब फेस उठाओ, फेस कितनी है, 1 2 3 4 फेस सेंटर्ड ही है, दैट मीन्स 1/2 × 4 प्लस, अब आप एज उठाओ, एज कितनी है, 1 2 3 4, सॉरी हाँ 4, 1 2 3 and 4, तो 4 एज सेंटर्ड है। एज सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 × 4 हो गया, 12 की जगह 4 पर ही है वो, और एक ये बीच में दिख रहा है बॉडी सेंटर, सो इट इज इक्वल टू 1, बॉडी सेंटर्ड 1। टोटल काउंट कर लीजिए, एटम्स आ जाएंगे, ये कितना हो गया, दैट इज 1/2 प्लस 1/2 है ना, 1/2 प्लस 1/2 and 1 and 1, so total atoms are 3, so 3 atoms in each unit cell। इस यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने होंगे, 3 होंगे, ये 1/2 हो जाएगा, ये सॉरी 1/2, ये हो गया 2 है ना, 2 + 1 + 1, so total 5 and half, that means 1/2 प्लस 1 1 and 2 4, सो 4 एटम्स तो ये हो गए और आधा एटम ये हो गया, इसको हम लिखेंगे 4.5 एटम्स। क्लियर, 4 पॉइंट, मैंने सही नहीं देखा उसको, सो ये 1/8 × 4 था और ये 1/2 × 4 है, तो ये 2 एटम्स आ गए ना, 2 और 1 ये 3 हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया 0.5, तो 4.5 एटम्स होंगे इस एक यूनिट सेल में। क्लियर, देखो इस तरह से आपको और भी काफी सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेकिन इनको करने का तरीका क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किस तरह से करना है इसको। इज इट क्लियर? चलिए इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में और डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।